पूरी मानव सभ्यता लगभग शून्य पर लौट जाएगी। ये पृथ्वी पर लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक विशाल गड्ढा बना सकता है। इसके टकराने से पैदा होने वाली अत्यधिक तापमान वाली शॉक वेव लाखों वर्ग किलोमीटर भूमि को पल भर में समतल कर सकती है। साथ ही 300 मीटर तक ऊंची सुनामी पैदा होगी और इसका विस्फोट सैकड़ों परमाणु बमों के एक साथ फटने जितना विनाशकारी होगा। लेकिन धूमकेतु के पहुंचने से पहले ही असंख्य उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंच चुके थे। सिर्फ एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा उल्कापिंड पूरे फ्लोरिडा को तबाह करने के लिए काफी था। यह 2020 की अमेरिकी साइंस फिक्शन आपदा फिल्म द एंड ऑफ लाइफ की कहानी है। कहानी की शुरुआत वॉलेस नाम के एक वास्तुकार आर्किटेक्ट से होती है। एक दिन काम से घर लौटते समय उसने रेडियो पर एक धूमकेतु के बारे में खबर सुनी। कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी वायुसेना ने दूसरे तारामंडल से आए एक धूमकेतु की खोज की थी, जो आने वाले दिनों में पृथ्वी की कक्षा के बेहद करीब से गुजरने वाला था। अधिकारियों ने यह अलर्ट सिर्फ उसी के फोन पर आया है। यहाँ तक कि घर के टीवी पर भी ऐसा कोई संदेश नहीं आया था। एली ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वॉलेस को थोड़ा शक हुआ। उसने खरीदारी रोक दी और तुरंत घर की ओर गाड़ी चला दी। रास्ते में उसने पुलिस की कई गाड़ियों के काफिले देखे। चारों ओर हो रही अजीब घटनाओं ने उसे बेचैन कर दिया। जब वे घर पहुंचे तो पड़ोसी पहले से ही उसके घर पर मौजूद थे। सभी टीवी के सामने बैठकर क्लार्क की रिपोर्ट देख रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि एक उल्कापिंड का टुकड़ा समुद्र में गिरने वाला है। सभी को लगा कि वायुमंडल में प्रवेश करते ही वह नष्ट हो उठी। वॉलेस तुरंत बाहर जाकर देखने लगा। पहली नजर में उसने देखा कि आसमान में अनगिनत हो चुका था। न विमान बचा था और न ही निकासी की कोई उम्मीद। इस अफरा तफरी के बीच वॉलेस की मुलाकात उसी सैनिक से हुई जिससे वह पहले बात कर चुका था। उसी सैनिक से उसे यह पुष्टि मिली कि एली और उसका बेटा विमान में सवार नहीं हुए थे। उधर एली अपने बेटे को लेकर वापस पार्किंग क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि कार में रखी दवाइयों की किट पहले ही ले जाई जा चुकी थी। तुरंत उसने वॉलेस को एक संदेश भेजा। उसने लिखा कि वह अब अपने बेटे को लेकर अपने पिता के घर जा रही है और यदि किसी कारण से संदेश न, लोग केवल अपने भाग्य का इंतजार कर सकते थे। जब शियाओहुई को पता चला कि वॉलेस विमान में सवार नहीं हो पाया तो उसने उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। ट्रक ड्राइवर उसका अच्छा दोस्त था और कनाडा में मिले कुछ पायलटों ने बताया था कि सैन्य विमान ग्रीनलैंड की ओर जा रहे हैं। इससे उन्हें शक हुआ कि ग्रीनलैंड ही वह जगह है जहां सुरक्षित शरण स्थल बनाया गया है। अब वे पायलट कुछ लोगों को वहां ले जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि देखा जा सके कि क्या उन्हें शरण स्थल में प्रवेश मिल सकता है। शियाओहुई और उसके कुछ साथी भी उनके साथ जाने वाले थे। उसने वॉलेस से पूछा कि क्या वह भी उनके साथ चलना चाहता है। उसका मानना था कि वॉलेस को निश्चित रूप से अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन वॉलेस ने मना कर दिया। इस समय उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढना थी। फिर भी शियाओहुई ने उसे एयरपोर्ट का पता बता दिया। वह कनाडा की सीमा के पास अमेरिका के एक छोटे से शहर ओसगुड में था। जब दोनों बात कर रहे थे तभी पास बैठा एक लंबे बालों वाला आदमी वॉलेस की कलाई पर बंधे पहचान वाले ब्रेसलेट को घूर रहा था। वॉलेस ने तुरंत उसे अपनी आस्तीन से ढक लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आदमी उस ब्रेसलेट को हथियाने की ठान चुका था। जब वॉलेस ने साफ इनकार कर दिया तो उस आदमी ने अचानक एक हथौड़ा निकाल लिया। उसके साथी भी उसके साथ हो गए और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई। शियाओहुई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भी इस झगड़े में फंस गया। चलती गाड़ी के अंदर हुई इस मारपीट के कारण एक भयानक दुर्घटना हो गई। गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और सभी लोग बाहर जा गिरे। कुछ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। किस्मत से वॉलेस, लंबे बालों वाला आदमी और उसका एक साथी घास वाले हिस्से में गिरे, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन पर पड़ा हथौड़ा देखकर दोनों उसकी ओर रेंगने लगे। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार हथौड़ा वॉलेस के हाथ लग गया। अफरा तफरी और आत्मरक्षा में उसने लंबे बालों वाले आदमी पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वॉलेस स्तब्ध रह गया। उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। ये देखकर दूसरा हमलावर इतना डर गया कि वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वॉलेस वापस दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो उसे पता चला कि शियाओहुई कार दुर्घटना में मारा जा चुका था। अब उसके पास उसके सामान को उठाने और अकेले अपनी यात्रा जारी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। द्वीप पर मौजूद लोग जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे। इस बीच हो जिनान एयरपोर्ट पहुंच चुका था। जैसा कि उम्मीद, हालांकि वह विमान में नहीं चढ़ सकता था, फिर भी सैनिकों ने उसे अस्थायी चिकित्सा शिविर में ठहराने की व्यवस्था कर दी। उसी समय एली भी एयरपोर्ट पहुंच गई। जब उसने पूरी स्थिति बताई तो कर्मचारियों ने उसे तुरंत उस तंबू तक पहुंचाया जहां बच्चा था। महिला डॉक्टर ने न केवल बच्चे को दर्द निवारक दवा दी, बल्कि उन्हें उत्तर दिशा की ओर जाने वाला एक वाहन भी उपलब्ध कराया। धीरे धीरे सूरज निकल आया। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद वॉलेस एक घर तक पहुंचा। किस्मत से उसे वहां एक कार की चाबी मिल गई। उसने कार ली और सीधे बूढ़े व्यक्ति के घर की ओर रवाना हो गया। कई घंटों की यात्रा के बाद वॉलेस आखिरकार वहां पहुंच गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अपनी पत्नी दिखाई नहीं दी। घर में केवल बूढ़ा व्यक्ति और उसने एली और उसके बेटे को सुरक्षित खड़ा देखा। उन्हें सही सलामत देखकर वॉलेस ने राहत की सांस ली। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक हो गया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। घर लौटते ही उन्होंने समाचारों में एक भयानक खबर देखी। बताया गया कि क्लार्क नामक धूमकेतु का सबसे बड़ा टुकड़ा अगले दिन सुबह 9 बजे से पहले पृथ्वी से टकराने वाला है। यह टक्कर पूरी मानव
मानव सभ्यता को नष्ट कर सकती थी। विनाशकारी आपदा सकते थे। बिना समय गंवाए पूरा परिवार सामान पैक करने लगा और रवाना होने की तैयारी करने लगा। लेकिन बूढ़े पिता के जाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी खेत में बिताई थी। वे यहाँ की हर चीज के आदी हो चुके थे। अब इस उम्र में वे इधर उधर भटकना नहीं चाहते थे। साथ ही वे अपने परिवार पर बोझ भी नहीं बनना चाहते थे। इसके अलावा उनकी दिवंगत पत्नी ने मरने से पहले उनसे वादा लिया था कि वे उनके घोड़ों की देखभाल करेंगे। तभी अचानक पास के जंगल में एक छोटा उल्कापिंड का टुकड़ा आ गिरा। उसके टकराने से पैदा हुई शक्तिशाली झटके की लहर कुछ ही क्षणों में घर तक पहुंच गई। पूरा घर बुरी तरह हिलने लगा। अब यह स्पष्ट हो गया था कि पिता अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, लेकिन वहां रुकना भी खतरनाक था। आखिरकार वॉलेस, उसकी पत्नी और उनका बेटा भारी मन से पितन में फैल गया। कुछ ही देर में पूरा आकाश असामान्य रूप से अंधेरा हो गया। वॉलेस ने अपनी कार उत्तर दिशा की ओर मोड़ दी और पूरी रफ्तार से दौड़ाने लगा। कई घंटों तक लगातार सफर करने के बाद वे एक राजमार्ग पर पहुंचे, जहां लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। पता चला कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और पूरी सड़क अवरुद्ध हो गई थी। हालांकि कुछ लोग रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रास्ता कब खुलेगा। वॉलेस समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसी समय रेडियो पर अचानक आपातकालीन चेतावनी प्रसारित हुई। घोषणा की गई कि एक विशाल उल्का वर्षा, मेटियोर शॉवर, इस क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। चेतावनी समाप्त होते ही आसमान से उल्काओं की बारिश शुरू हो गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि विनाश इतनी जल्दी उनके सिर पर आ जाएगा। स्थिति को समझते ही वॉलेस ने तुरंत गाड़ी घुमाई और वहां से निकलने की कोशिश की। आसमान से गिरती अनगिनत उल्काएं किसी कालीन बमबारी के दौरान सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। हालांकि वॉलेस अब किसी भी बहाने को सुनने की स्थिति में नहीं था। उसने के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने परिवार को विमान में चढ़ने की अनुमति दे दी। कुछ ही देर बाद विमान ने सुरक्षित उड़ान भर ली। लंबी और तनावपूर्ण यात्रा के बाद सुबह होने लगी। कई घंटों की उड़ान के पश्चात वे आखिरकार ग्रीनलैंड द्वीप के ऊपर पहुंच गए। बर्फ से ढके विशाल ग्लेशियर और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखकर यात्रियों को कुछ पल के लिए राहत महसूस हुई। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित रूप से शरण स्थल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी एक भयानक घटना घट गई। धरती से टकराए उल्कापिंडों की विनाशकारी झटके की लहरें पूरे वातावरण में फैल गईं। अचानक उनका विमान भी इस प्रभाव की चपेट में आ गया। कॉकपिट में बैठे पायलट ने घबराकर देखा कि विमान के दोनों इंजन फल रहा। अब उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, आपातकालीन लैंडिंग। सौभाग्य से सामने एक चौड़ा और